हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी के क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया और ऐसी 3-4 और अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग आगे की अभिक्रियाओं को देखेंगे। हम लोग का 7वां रिएक्शन मतलब 7वां अभिक्रिया आप लोग का दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का अर्थ है कि उदासीन बना देगा, यानी कि जब अम्ल और क्षार अगर आपस में अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे, और ऐसी ही अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको हम लोग लिखेंगे परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेंगे, उससे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। अगर इसका हम लोग जैसे में लिखेंगे तो HCl प्लस में NaOH अगर अभिक्रिया करेगा तब का बन जाएगा NaCl प्लस H2। आप लोग मालूम हो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपके यहाँ पर बन गया नमक, और यहाँ पर बन गया आपका जल। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये अम्ल हो गया और ये क्षार, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना दिया। वैसे ही अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 8वां नंबर रिएक्शन मतलब 8वां नंबर आपका अभिक्रिया दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके अभिक्रिया क्या अगर दे रहा तो उसी में बोला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगा वैसे अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है वैसी अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया घटेगी उसी को बोलेंगे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों को मालूम है कि जो
पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया को ही बोलेंगे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी अगर इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका तो यहाँ पर जो पौधा होता है, यानी पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों भाग लेते हैं, और दोनों अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 6CO2 प्लस 6H2 का तीर चिन्ह आपका बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस में आपका बन जाएगा 6O2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में यहाँ पर सनलाइट, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ पर सूर्य प्रकाश यहाँ पर लेना पड़ेगा, नहीं तो यह अभिक्रिया नहीं घटित होगी। यानी कि 6CO2 प्लस 6H2 सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण कर दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग का अगला अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा उसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, कहा जाता है, वो भी हो सकता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ पर बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़कर बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे ही अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते नीचे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया होता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा होता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तथा ऑक्सीजन का वियोग यानी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वैसे अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो 2H2 प्लस में O2, 2H2 और प्लस में O2 यहाँ पर अभिक्रिया करेगा। आपका अगला अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर 2H2 प्लस में O2 और दोनों जुड़कर आपका बना देगा 2H2।
2H2O। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का जब भी जुड़ेगा उसी को बोलेंगे हम लोग अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। तो ये आपका हो गया अवकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। अवकरण अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलो लास्ट अभिक्रिया यहाँ पर दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होंगे उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों अगर एक साथ घटेगी उसी को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो CuO प्लस में H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में जब संयोग करेगा तो यहाँ पर निकल कर बन जाएगा आपका Cu, यहाँ पर निकल जाएगा प्लस में यहाँ पर बन जाएगा जल। अगर ध्यान से देखेंगे तो CuO से यहाँ पर Cu निकल गया, यानी कि इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ये अगर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, यानी कि ये आपका हो गया अवकरण। इसी में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी में आकर यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो गया और अवकरण, और जब दोनों एक साथ अगर हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ने के लिए। तो दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग देखेंगे तो दहन हम ऐसे पदार्थ को मतलब बोलेंगे जिसको जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसी को हम लोग दहन बोलेंगे। अगर हम लोग दहन का अगर परिभाषा लिखेंगे तो वह पदार्थ जिसे जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश निकलता है उसे दहन कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ अगर उसको जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे दहन। अगर इसका हम लोग अगर इस एग्जाम्पल लिखेंगे तो C प्लस में O2 अगर इसको जलाएंगे तो पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में पर निकल जाएगा ऊष्मा और प्लस में पर निकल जाएगा आपका प्रकाश। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को अगर जलाएंगे हम लोग तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और साथ में ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे दहन।
में ही दो हम लोग पढ़ेंगे कि एक होता है दहनशील और एक होता है अदहनशील। तो जो पदार्थ जल जाएगा उसको हम बोलेंगे दहनशील। जैसे कि मान लीजिए दहनशील अगर हम लोग देखेंगे दहनशील, तो दहनशील आपका हो जाएगा कोयला। यानी कि जो पदार्थ जल जाएगा उसको हम लोग दहनशील बोलेंगे। और अदहनशील अगर हम लोग देखेंगे तो अदहनशील आपका हो जाएगा जो पदार्थ नहीं जलेगा उसको बोलेंगे हम लोग अदहनशील। तो अदहनशील में हम लोग ले सकते हैं ईंट, पत्थर, ये सभी जो पदार्थ ये सभी जलेंगे ना, इसी को हम लोग बोलेंगे अदहनशील पदार्थ। और जो जल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएगा आपका दहनशील। लकड़ी, सब ये आपका हो जाएगा दहनशील पदार्थ। लोग का अगला पॉइंट है दहन के लिए आवश्यक शर्त। यानी कि दहन अगर होगा तो उसके लिए कौन कौन सी मतलब चीजों को होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा भी है कि दहन की आवश्यक शर्तों को लिखे, तो लिखेंगे दहन की आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। दहन के आवश्यक शर्त, दहन की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। यानी कि दहन की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। और निम्नलिखित इसमें तीन ही होता है। तो पहला आपका होता है दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। और आपका दूसरा होता है दहन के पोषक, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति। और आपका तीसरा होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति। यानी कि दहन मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए हम लोग ये तीनों चीज को होना जरूरी है। जैसे पहला है दहनशील। दहनशील मतलब ऐसा पदार्थ जो जल जाए उसी को दहनशील। फिर बोल रहा है दहन के पोषक पदार्थों की स्थिति। यानी कि दहन का जो अगर जलाएंगे उसको मतलब पोषक के उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। और तीसरा है ज्वलन ताप। अगर उसको जलाएंगे तो हम लोग को कोई ना कोई ज्वलन ताप मिलेगा, उसी को हम लोग ज्वलन ताप बोलेंगे। यहाँ पर तीनों का उपस्थिति अनिवार्य है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा हुआ है। हमको लगता है 2 बार शायद ये क्वेश्चन पूछा है कि दहन की आवश्यक शर्तों को लिखे। तो इसको आप लोग ध्यान से अगर इसको देख लीजिएगा। हम लोग का आगे दिया है मोमबत्ती की ज्वाला। यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर आप लोग का ऐसे पूछे कि मोमबत्ती की ज्वाला से आप क्या समझते हैं, तो मोमबत्ती की ज्वाला से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे ऐसे कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। आपको मालूम है कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील यानी कि जलने वाला पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोमबत्ती किस चीज की बनी होती है? मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और मोम जो होता है वो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। यानी कि बत्ती के ऊपर मतलब जो मोम है उसमें ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित तथा वाष्प के रूप में बदल जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसको हम रख देंगे तो यही वाष्प वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करेगा। और उसी ज्वाला को हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में पर लिखा हुआ है मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प से परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करती है जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। हम लोग देखें तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट 3 प्रकार के होता है। केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। दूसरा होता है आपका प्रकाश मंडल, तो प्रकाशमान मंडल होता है। प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। और आपका तीसरा होता है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन
मंडल यानी कि जो मोमबत्ती होते हैं, मोमबत्ती को अगर हम लोग जलाएंगे तो 3 भाग में बटा होता है। पहला होता है आपका केंद्रीय मंडल, दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल और तीसरा होता है आपका प्रकाशहीन मंडल। और केंद्रीय मंडल का अगर रंग अगर आप लोगों को मालूम हो, केंद्रीय मंडल का रंग नीला होता है। यानी कि मोमबत्ती अगर हम लोग जलाएंगे और उसमें जो नीला प्रकाश अगर निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे केंद्रीय मंडल। और प्रकाशमान मंडल का अगर हम लोग रंग देखेंगे तो प्रकाशमान मंडल का रंग आप लोगों का होता है पीला कलर का। प्रकाशमान मंडल का अगर आप लोग रंग देखें तो इसका होता है पीला, और प्रकाशहीन मंडल का आप लोग देखें तो हल्का लाल होता है। यानी कि अगर आप लोग मोमबत्ती को जब जलाएंगे तो इसमें 3 कलर का रंग दिखाई देगा, एक नीला, एक पीला और लाल। और नीला वाले भाग को हम लोग बोलेंगे केंद्रीय मंडल, पीला वाले भाग को बोलेंगे प्रकाशमान मंडल, और प्रकाशहीन मंडल का रंग होता है आपका लाल। और ये इसमें केंद्रीय मंडल होता है, केंद्रीय मंडल आपका नहीं जलता है। केंद्रीय मंडल जो आपका होता है वो नहीं जलता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को एलपीजी गैस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एलपीजी गैस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और इसका इंग्लिश होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आप लोग पढ़े हुए कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। यानी कि इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, इसमें सभी का मतलब ये मिश्रण होता है। और इसमें सबसे इसका मुख्य अवयव अगर जो होता है तो वो होता है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव आपका ब्यूटेन होता है और यह एक अच्छा ईंधन है। एलपीजी का उपयोग आप लोग को मालूम है, एलपीजी का उपयोग गैस के में किया जाता है। तो इसको लिखेंगे एलपीजी, एलपीजी का पूर्ण नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। गैस होता है, इसका मुख्य अवयव इसलिए ये ब्यूटेन, और ब्यूटेन का फॉर्मूला था C4H10 कमा प्रोपेन C3H8 और एथेन, और एथेन C2H6 का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। और इसके बाद लिखेंगे इसका मुख्य अवयव, इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन, मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। यानी कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और यह ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, और इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन का फॉर्मूला आप लोग जान रहे थे, C4H10 होता है, और यह एक अच्छा ईंधन है। यह एलपीजी जो है, एलपीजी एक आपका उत्तम ईंधन है। और एलपीजी का उपयोग आप लोग मालूम है, एलपीजी का उपयोग खाना बनाने वाले गैस में किया जाता है। एलपीजी गैस को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा एलपीजी गैस को निर्माण किया जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव का ब्यूटेन होता है। और एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, एलपीजी को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, एलपीजी को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। और एलपीजी गैस को अगर हम लोग जलाते हैं तो जब घर में अगर हम लोग गैस जलाते हैं तो गंध निकलता है, और उस गंध को पता लगाने के लिए उसमें एक पदार्थ को मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन इसका फॉर्मूला था C2H5SH। यानी कि एथिल मरकैप्टन एक गैस मतलब रिसाव, जब मतलब कि उससे गैस निकलता है तो उसके रिसाव को पता करने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन नाम का एक पदार्थ मिला जाता है, जिससे पता चलता है कि गैस का कहीं ना कहीं से रिसाव हो रहा है। यानी कि एलपीजी के रिसाव को पता करने के लिए एथिल मरकैप्टन गैस का हम लोग यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज खत्म हो गया। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है
तो कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।